Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी का देखा था, उसकी एप्लीकेशंस को देखा था। आज हम स्टडी करेंगे कि रोटेशनल मोशन जो है किस तरह डिफरेंट है ट्रांसलेशनल मोशन से। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक की तरफ आते हैं। Counterparts of velocity, acceleration, force, and movement in translational motion are angular velocity, angular acceleration, moment of force, and angular momentum, respectively, in rotational motion. स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहा है कि जो काउंटर पार्ट हैं यानी कि जो मुखालिफ चीज़ें हैं ऑफ वेलोसिटी हमने पीछे पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि ये क्या है। और एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम कहता है कि ये जो चार चीज़ें हैं यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम, ये तो कॉन्सेप्ट हो गए ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, कहता है कि इसके जो मुखालिफ पार्ट्स हैं यानी कि ये ट्रांसलेशन मोशन में चीज़ें हो गई और रोटेशनल मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो होती हैं एंगुलर वेलोसिटी में, यानी अगर हम ट्रांसलेशन मोशन में देखेंगे तो वे वेलोसिटी होगी, अगर वही वेलोसिटी को हम जो है रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसी तरह ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन होगी, लेकिन अगर हम उसको रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स को हम फोर्स कहेंगे, लेकिन इसको हम रोटेशनल मोशन में क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। और इसी तरह मोमेंटम हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में हम इसको क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और एंगुलर जो रोटेशनल मोशन में ये वाले कॉन्सेप्ट हैं वो यूज़ होंगे। यानी कि अगर कोई बॉडी एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है, यानी ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी एक सीधी लाइन में हरकत करती है, जैसा कि आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा होगा कि बॉडी जो है वो एक सीधी लाइन में हरकत करती है। और दूसरी तरफ रोटेशनल मोशन भी आपको शो हो रहा होगा कि रोटेशनल मोशन में बॉडी जो है एक सर्कल के अंदर रोटेट करती है। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसके अंदर हम वेलोसिटी को देखेंगे, उसके एक्सेलरेशन को देखेंगे, फोर्स और मोमेंटम को देखेंगे। लेकिन अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसको जो हम किस तरह उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके जो ये वाली क्वांटिटीज़ हैं उनके नाम बदल जाते हैं। वही जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और वही एक्सेलरेशन उसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स को हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंटम को क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। यानी वो रोटेशनल मोशन वाले कॉन्सेप्ट जो हैं रहेंगे एक जैसे ही, लेकिन उनकी क्वांटिटीज़ बदल कर उनके नाम बदल जाएंगे और उनको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। यानी एक बॉडी जब एक लाइन में हरकत करेगी उसके और नाम होंगे चीज़ों के, कॉन्सेप्ट्स के। और अगर बॉडी एक एंगल में या एक रोटेटरी मोशन उसकी होगी एक सर्कल के अंदर, तो उसके कॉन्सेप्ट्स के नाम बदल जाएंगे। आगे देखिए, it suggests that the torque plays the same role in the rotational motion that is played by the force in the ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें वो कह रहा है कि जो रोटेशनल, जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी, ये देखिए जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो उसमें क्या होगा, टार्क किरदार अदा कर रहा होगा। यानी कि हम उसको टार्क कहेंगे, अगर कोई भी फोर्स उस पर अमल करेंगे तो उसको हम टार्क कहेंगे। लेकिन अगर वही फोर्स एक बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन में लगी है तो उसको हम फोर्स कहेंगे। यानी टार्क और फोर्स दो एक दूसरे के क्या हैं, काउंटर पार्ट्स हैं। और अगर बॉडी एक लाइन में हरकत कर रही है तो उसकी फोर्स को हम फोर्स ही कहेंगे, लेकिन अगर बॉडी एक सर्कल में हरकत कर रही है तो उसकी लगने वाली फोर्स को हम कहेंगे टार्क, क्योंकि टार्क क्या था, टर्निंग इफेक्ट था। और अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस पर फोर्स लगेगी तो बॉडी रोटेट करेगी, इस वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। यानी ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। वेलोसिटी किसका काउंटर पार्ट है, एंगुलर वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का काउंटर पार्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स का काउंटर पार्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम का काउंटर पार्ट है एंगुलर मोमेंटम। और इसी तरह टार्क और फोर्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन में यूज़ होते हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट किसमें, रोटेशनल मोशन में यूज़ होते हैं। आगे देखिए, देयरफॉर वी आर जस्टिफाइड टू प्रिडिक्ट दैट एनालॉगस टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें कह रहा है कि इसलिए हमने ये नतीजा निकाला, हमने ये नतीजा अखज़ किया, हम इस पॉइंट पर पहुँचे, इस बात पर जस्टिफिकेशन की हमने कि जैसे न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक जो एक बॉडी है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, एक जो बॉडी रोटेट कर रही है, वो घूम रही है, विल कंटिन्यू टू डू सो, वो अपने इस मोशन को हरकत में रखेगी या इसको लगातार हरकत में लगा रहेगा। कब तक, विद इट्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अपनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, अनलेस जब तक एक्टिंग अपॉन बाय अ रिजल्टेंट मूवमेंट,
इसमें वो कह रहा है कि जब कोई एक जिस्म है वो हरकत कर रहा है एक सेंटर के अंदर या किसी जो है रोटेट कर रहा है, घूम रहा है किसी पॉइंट के इर्द-गिर्द, तो वो जिस्म जो है वो घूमता ही रहेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यू करेगा अपनी इस मूवमेंट को, अनलेस जब तक के पर कोई भी टॉर्क जो है वो ना लगे, तब तक वो बॉडी जो है वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगा। ये न्यूटन के पहले कानून ने बताया था और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि जिस तरह एक गाड़ी का पहिया जो है या व्हील उसका घूमता रहता है जब तक उस पर कोई भी टार्क जो है वो अमल ना करे। टार्क एक ऐसा टार्क जो ऐसी फोर्स जो उसको घूमने से रोक दे। फॉर एग्जांपल जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो जो पहिए हैं वो उसके घूम रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं और पहिए उस वक़्त तक घूमते रहेंगे जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएँगे। यानी ब्रेक से क्या मुराद है, आप एक ऐसी फ़ोर्स लगा रहे हैं जो उसके उस मोशन को रोक दे। दूसरे अल्फ़ाज़ में आप एक ऐसा टार्क लगा रहे हैं जो उसके पहियों की जो मूवमेंट है उसको रोक दें या उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर दें। तो मतलब कि तब तक बॉडी एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई टार्क जो है वो अमल ना करे। However, if the resultant torque is applied to rotating object, इसमें वो कह रहा है कि अगर जो टार्क है वो लगे किसी बॉडी के ऊपर, किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो टार्क की सिमत के मुताबिक जो है ना इट विल एक्सेलरेट। वो या तो वो एक्सेलरेट से क्या मुराद है, यानी या तो वो अपनी स्पीड को कम करेगी या अपनी स्पीड को बढ़ाएगी वो वाली बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टार्क। ये किस पे बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि टार्क जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में। यानी अगर टार्क जो है वो एक्सिस की घूमने वाली सिमत के साथ लगे तो जिस्म और तेज घूमेगा। यानी जिस एक्सिस में बॉडी घूम रही है अगर उसी एक्सिस में टार्क लगेगा तो क्या होगा, बॉडी जो है वो और तेज होगी। लेकिन अगर टार्क उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी जिस एक्सिस में वो घूम रहा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर बॉडी जो है इस साइड पे घूम रही है क्लॉकवाइज में, और अगर टार्क भी इसी डायरेक्शन में लगेगा तो बॉडी की स्पीड और तेज होगी। लेकिन अगर बॉडी इस स्पीड में घूम रही है और टार्क जो है हमने इस तरफ से लगाया है तो क्या होगी, बॉडी जो है उस वो टार्क जो हमने लगाया है या जो फोर्स लगाई है वो उसकी मूवमेंट को कम कर देगी, रोक देगी, जिससे बॉडी वो अपनी रोटेटिंग करने से रुक जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि साइकिल को जब ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक है वो एक ऐसा टार्क है जो उस जो व्हील है उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट लग रहा होता है। यानी कि अगर वो पहिया घूम रहा है क्लॉकवाइज में तो वो टार्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज में। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं जिसकी वजह से वो तो टार्क लगाया है यानी वो जो फोर्स लगाई है ब्रेक की सूरत में वो उस पहिए की जो मूवमेंट है उसको रोक देगी, जिसकी वजह से उसकी जो रोटेटरी मोशन है वो रुक जाएगी और गाड़ी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी। सो ये जो डिपेंड कर रहा होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के यानी कि जिस डायरेक्शन में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, अगर तो हमने फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाई है तो उसकी स्पीड तेज़ होगी। लेकिन अगर उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाई है तो बॉडी रुक जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि ये जो असूल हमने ऊपर स्टडी किया है इन्हांसिस आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। और हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, हरकत करते हैं, एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, और किस तरह अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका अपना ताल्लुक होता है। वेदर इन लीनियर और रोटेशनल मोशन सिनेरियोज, यानी कि चाहे वो लीनियर मोशन में है चाहे वो रोटेशनल मोशन में है, वो किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट यानी इन्होंने ताल्लुक बना के रखा होता है। ये हमें ये जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर देखा वो हमें इस बात को समझने में हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो है जी मोशन इन अ सर्कल। यानी कि कोई भी बॉडी जो है एक सर्कल में किस तरह मूव करती है वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कहता है कि जब कोई भी बॉडी है वो एक सर्कल में हरकत करती है, इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। इसमें वो कह रहा है कि जब कोई भी बॉडी है एक सर्कल के अंदर हरकत कर रही है, एक सर्कल में हरकत कर रही है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पर जो सर्कल का टेंजेंट है उसके साथ होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए ये बॉडी है सर्कल के अराउंड, सर्कल में हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो हम हर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी टेंजेंट किसको कहते हैं कि ये जो सर्कल है उसके साथ लाइन को ड्रा किया जाता है, जहाँ पर वो लाइन की डायरेक्शन बने वहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी। ये देखिए इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इस साइड पे है, अगर यहाँ पे देखिए जाए तो ये थोड़ी सी वेलोसिटी इस साइड पे नीचे को जानी झुकी हुई है, यहाँ पे देखिए तो उसकी वेलोसिटी नीचे की जानिब है, और यहाँ पे देखिए तो ये वेलोसिटी ये है। अगर ये बॉडी जो है
यहाँ पर यानी जिस मर्जी पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसके पॉइंट पर, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी साइड पे होगी, अगर पॉइंट नीचे है यहाँ पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की जानिब होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस धागे के साथ किसी भी पत्थर को बांधा हुआ है। अब पत्थर को घुमा रहे हैं, जब पत्थर जो है वो धागा टूटेगा, रस्सी टूटेगी, तो पत्थर जो है वो सर्कल के अंदर मूव नहीं करेगा, बल्कि जहाँ पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तो रस्सी टूटी है और वो पत्थर की मूवमेंट जो है, यहाँ पत्थर यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में था, तो पत्थर इस जानिब को मूव कर जाएगा। और अगर रस्सी यहाँ पे आके टूटी है तो पत्थर नीचे की जानिब मूव करेगा। और अगर पत्थर यहाँ पे, रस्सी यहाँ पे आके टूटी है तो पत्थर नीचे की जानिब मूव करेगा। इसी तरह जहाँ पे भी रस्सी टूटेगी और पॉइंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन की जानिब जो पत्थर है वो मूव कर जाएगा। यानी कि जो पत्थर है वो एक सर्कल में नहीं घूमेगा, बल्कि टेंजेंट की तरफ सीधी लाइन में हरकत कर जाएगा, निकल जाएगा। आगे देखिए उसने फिगर दिखाई हुई है। फिगर शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल इज डिफरेंट। यानी कि ये दिखा रहा है हमें कि जो दायरे के अंदर हर पॉइंट पर जो टेंजेंट की सीमत है, टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है। सो इनकी जो डायरेक्शन है टेंजेंट के ऊपर वेलोसिटी की वो सेम नहीं है। Therefore, the velocity of an object moving with uniform speed in a circle is changing constantly। कहता है कि इसी तरह अगर तो बॉडी एक ही रफ्तार से, एक ही उसकी स्पीड है और वो घूम रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मुसलसल जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, एक ही डायरेक्शन में उसकी स्पीड नहीं, उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, बल्कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली वो जो चेंज होती जा रही है। Hence, a force perpendicular to the direction of the motion is always required to keep the object moving with uniform speed in a circular path। इसमें कह रहा है कि इसलिए किसी भी जिस्म को उसके सर्कल के अंदर उसकी जो मूवमेंट के रास्ते पर मुसलसल रफ्तार से हरकत देने के लिए हमेशा हमें एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत होती है जो हरकत की सिमत के परपेंडिकुलर हो या अमूदन हो। कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो हमें एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत होती है जो उस बॉडी की मोशन के परपेंडिकुलर हो, उसकी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत होती है। और ये कुव्वत क्या कहलाती है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वाली फोर्स होती है कि जो दायरे के जो उसका जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसकी तरफ होती है। और अगर ये फोर्स ना हो तो जिस्म जो है सीधी लाइन में निकल जाता है। मिसाल के तौर पर जब कार मुड़ती है तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो जो गाड़ी है वो सीधी ही निकल जाए, वो कर्व हो ही ना, मुड़े ही ना। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें किसी भी बॉडी को उसके सर्कल के राउंड मूव कराने के लिए लाजमी होती है। अगर ये वाली फोर्स ना हो तो जो बॉडी है वो सीधी ही रहे, वो एक दायरे के अंदर घूमे ही ना। यानी ये जो एरोज दिखाए हुए हैं ना, ये वाले जो एरोज अंदर की तरफ दिखाए हैं, ये असल में सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को उसके सर्कल की तरफ खींचे रखती है। अब ये देखिए कि अगर ये वाली फोर्स ना हो तो बॉडी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाए, सेंटर की तरफ खींचे ही ना। सो जो भी ये हमें सर्कल में चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं, जैसे कोई व्हील है, जैसा कोई भी बॉडी है जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वजह से वो घूम रही होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी जो है वो कभी भी एक सर्कल के अंदर मूव ना करे, वो किसी भी पॉइंट की तरफ सीधी निकल जाए। आगे देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट एफ इज़ इसेंशली परपेंडिकुलर टू वी। कहता है कि आप इस बात को नोट कर लें, ये बात याद रखने वाली है कि जो एफ़ है वो वी के परपेंडिकुलर होती है। अब आप यहाँ फिगर में देखिए कि ये एफ़ है, यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को उसके सेंटर की तरफ धकेलती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि एक फोर्स होनी चाहिए जो उसको उसकी मोशन में रखे। कहता है कि ये जो फोर्स है वो उसके वी के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब आप देखिए कि ये वाली वी है और ये वाली लाइन एफ़ की है, ये दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 का जाविया बन रहा है। कहता है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखिए इस सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स ही ऐसे हैं जहाँ पर एफ और वी एक दूसरे के साथ क्या है, 90 के डिग्री पर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
यानी कि अगर एफ़ और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। फॉर एन इंस्टेंट, अगर मिसाल के तौर पर इफ़ इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू वी, कहता है कि ये देखिए कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जो वी के परपेंडिकुलर नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइनें ही ऐसी हैं जो वी के परपेंडिकुलर हैं, तो कहता है कि ऐसे केस में क्या होगा, द फोर्स एफ विल हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी। कहता है कि अगर वो फोर्स और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, मिल नहीं रहे, तो कहता है फिर ऐसे केस में क्या होगा, कहता है कि एफ का कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो उसकी डायरेक्शन में होगा। अब ये देखिए कि हम इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को ड्रा कर लेते हैं। हम देखेंगे कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। ये देखिए इसका एक्स कंपोनेंट और वी की जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, यानी कि ये इधर को है और इसका एक्स कंपोनेंट भी यहाँ पे होगा। यानी कि कोई ऐसा कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन को मीट कर ले, उसके मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये कहता है कि जो ये फोर्स की जो सिमत होती है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, वो जो बॉडी है या जो भी मूव कर रही है चीज़, उसकी वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में असर डालता है। अगर तो फोर्स जो है वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी तो क्या होगी, बॉडी की स्पीड में इजाफा होगा, जैसे हमने पीछे देखा। और अगर वो उसके अगेंस्ट होगी तो बॉडी जो है उसकी स्पीड रुक जाएगी, कम हो जाएगी। एज द बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वी इज एफ कॉज्ड 90। कहता है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड, यानी ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, मतलब स्पीड कम ना ज़्यादा होने से क्या मुराद है कि ये फोर्स उस पर अमल कर ही नहीं रही। अगर उस पर फोर्स अमल कर रही होती तो उसकी स्पीड या कम या ज़्यादा होनी थी। तो ये ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब इफ़ इट इज़ पॉसिबल ओनली द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वी इज़ एफ कॉस थीटा। कहता है कि अगर ये ऐसी जो पॉसिबिलिटी है ये तब भी मुमकिन हो सकता है जब एफ और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी उनके दरमियान 90 की डिग्री हो। तो फिर क्या होता है, कॉस 90 इसके बराबर है। आप कैलकुलेट करके देखिए इसको कि कॉस 90 बराबर है 0 के, तो जब 0 एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो अगर यानी कि अगर इनके दरमियान 90 का ज़ाविया बन रहा है तो जो फोर्स है वो कोई भी असर नहीं डालेगी, जिसकी वजह से कोई भी फोर्स उस बॉडी के ऊपर नहीं लेगी, और वो जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन में अपनी एक जैसी स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत करती चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा कि जो बॉडी है वो किस तरह एक सर्कल के अंदर मूव करती है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिएगा जो कि हमारा होगा सेंटीमीटर फोर्स के ऊपर। और तब तक जुड़िए रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।